नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम ऑफ ए टैक्सोनॉमी का दूसरा पार्ट। तो पहले हम एम ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं, कुछ बातें हम बता चुके हैं कि टैक्सोनॉमी का एम क्या है। इसके अंदर हम जो पहला टॉपिक है हमारा वो पढ़ चुके हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पूरा। दूसरा हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर 2 आज का वो रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा ये है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? मतलब पहचान करना, पहचानना। ठीक है, तो कोई भी जो प्लांट है उसको कैसे पहचाना जाए और उसको कैसे किस ग्रुप के अंदर रखा जाए, किस क्लास में रखा जाए, उसका क्या टैक्सोन होगा, यही बात होती है आइडेंटिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये इस टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टैक्सोनॉमी, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो किस तरह का है। ठीक है, मतलब उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, क्या उसका डोमेन होगा, मुख्य जो मेन डोमेन होता है वो क्या होगा। ठीक है, उसका डिवीजन क्या होगा, उसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, थोड़ा लाइट में उठे मामला, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्या उसका क्लास होगा, क्या उसका ऑर्डर होगा, क्या उसकी फैमिली होगी, है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में करते कैसे हैं इसको, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस तरह से इसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारे पास में ये कोई प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है हमारे पास जो क्या है, अननोन है। ठीक है, समझ गए, ये एक अननोन प्लांट है हमारे पास में। और एक और दूसरा प्लांट है जो हमारा नोन है जी। ठीक है, एक और हमारे पास में दूसरा प्लांट है जो हमारा क्या है जी, नोन है ना। ये हमारा प्लांट है और ये क्या है, नोन। तो इसको हम जानते हैं। ठीक है, इस प्लांट का हमने एक नाम दे रखा है, कोई भी नाम हो सकता है इसका। और ये हमारा अननोन प्लांट है। बाकी सब सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं समझने के लिए कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हमें जाने कि आइडेंटिफिकेशन है क्या चीज़। तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? क्रूशियल प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन किया जाता है। अब रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन का मतलब तो उसके बारे में जानना। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। रिकॉग्निशन का मतलब तो क्या है, इसके बारे में जानना। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहचान करना। ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, समझ गए इस बात को? ठीक है, अभी देखो, जब हम उसको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज का मतलब कि भाई ये प्लांट है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, जनरली अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति मान लो कभी किसी ने पौधा ही नहीं देखा हो, एक छोटा बच्चा है, हाँ, कक्षा अभी पढ़ता नहीं है वो और वैसे घूमता है, ऐसे बच्चे से आप पूछोगे, छोटा बच्चा है, वो बताएगा कि प्लांट है या एनिमल है। अंतर कर सकता है क्या वो प्लांट में और एनिमल? जैसे उसको क्या कहे अपन, भाई ये क्या चीज़ है, आप कोई पौधा लेके गए इसके पास और बोलेंगे ये क्या चीज़ है, तो क्या वो उस चीज़ को देखकर ये बता सकता है कि ये प्लांट है या ये एनिमल है? नहीं बता सकता ना। बस, तो वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब उसको पहचाना। अब जैसे मान लीजिए फंजाई है, ठीक है, या एलगी है, कोई एलगी है, मान लीजिए कोई शैवाल है और आपने खोजा है उसको। ठीक, अब जैसे आप उसको देखते हो, किसमें रखोगे उसको, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उसको, कहाँ लेके जाओगे? क्या उसको एनिमल में रखोगे या प्लांट में रखोगे या फिर जो है आपके प्रोकैरियोट्स में रखोगे? तो यही रिकॉग्निशन है। मान लीजिए आपने एक एलियो खोजी, है ना, जो क्या है, एक कोशिका है और उसके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, लेकिन आपको भी पता नहीं है, आपने खोज लिया उसको। खोजते आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको पहचानोगे कि भाई ये एक प्लांट है। इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन। सबसे पहला क्या है इसका, रिकॉग्निशन।
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है, रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। फिर उसको करना असाइन, असाइन, ठीक है। असाइन, उसको क्या करना, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप असाइन करना, असाइन टेक्सोनोमिक ग्रुप, टेक्सोनोमिक ग्रुप में उसको असाइन करना। पहले तो उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज कर लिया हमने कि भाई ये प्लांट है, अब इसको एक टेक्सोनोमिक ग्रुप देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहे भाई ये कैसा दिख रहा है हमें, यार ये हमें डाइकोट जैसा दिख रहा है या मोनोकोट जैसा दिख रहा है ना, या तो डाइकोट होगा या मोनोकोट होगा, या प्लांट है तो प्लांट में रखेंगे। एल्गी अगर आप पहली बात करेंगे, देखो उसको टेक्सोनोमिक ग्रुप जैसे कि मान लीजिए उसको फंजाई में रखना है आपको, एल्गी में रखना है या फिर प्लांट में रखना है उस ऑर्गेनिज्म को ना, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात होती है, ठीक। तो फिर उसको आप एक टेक्सोनोमिक ग्रुप असाइन कर दोगे, तो बोलते हैं ये हम आइडेंटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें किसी भी पौधे के बारे में या जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है, ठीक है, उसकी स्पीसीज के बारे में पता चलता है, या कोई नया जो है ऑब्जर्वेशन हुआ है, नई डिस्कवरी होती है तो उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन से भाई नया ही है। देखो नया कैसे है, जैसे मान लो आपने ये खोजा और ये प्लांट पहले से खोजा नहीं गया है, तो जब आप देखोगे इसको टेक्सोनोमिक ग्रुप में असाइन करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लीजिए आपने डाइकोट में रख दिया, फिर इसकी फैमिली में रखा आपने, जो भी इसकी फैमिली बनाई, ठीक है, फिर उसका जीनस ढूंढा। अब जब आपने इसको जीनस ढूंढा और जब आपने इसकी स्पीसीज ढूंढी तो आपको लगा कि ये स्पीसीज अभी तक खोजी ही नहीं गई है, तो वो हो गई आपकी डिस्कवरी। तो क्या बोलते हैं, डिस्कवरी। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, ये साइंटिस्ट को ये जानने में मदद करता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है किस स्पीसीज का है, ठीक है, या तो वो स्पीसीज का पता चल जाता है या फिर नई डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है। इस ऐसा करने टेक्सोनोमिक जो ग्रुप है, हाँ बता रहा हूँ, टेक्सोनोमिक ग्रुप का मतलब सब कुछ हो गया, इसके अंदर डिवीजन हो गया आपका, देखो इसके अंदर हम डिवीजन, है ना, डिवीजन में पहले हम डिवीजन में रखेंगे कौन सा डिवीजन है, ठीक है, जैसे जूलॉजी में फाइलम होता है ना, ऐसे यहाँ डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन के बाद में इसको हम रखेंगे क्लास में, किस कौन सी क्लास है, फिर इसको हम रखेंगे ऑर्डर में, है ना, फिर इसको रखेंगे हम फैमिली के अंदर, फैमिली सब फैमिली है ना, फिर इसको रखेंगे हम जीनस, और फिर इसकी स्पीसीज बनाएंगे ना, कौन सी स्पीसीज है। अब इनमें से अगर ये सब में मिलता जाता है तो इसका मतलब उस स्पीसीज के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट को क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ कि इसकी स्पीसीज, अगर ये कभी भी नहीं खोजा गया है, कभी भी किसी ने भी नहीं खोजा इसको, तो फिर आपको नया डिस्कवरी हो जाएगा, ये तो ये आपने खोज लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, मेनली मेनली इसमें किया जाता है कंपैरिजन, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। पता कैसे लगेगा हमें कि ये नया खोजा है या पहले से खोजा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के अंदर। ये दो प्लांट में इसीलिए बनाए यहाँ पर, इसमें मेन चीज क्या होती है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ में, कंपैरिजन करते हैं हम नॉन स्पीसीज के साथ में, जो नॉन स्पीसीज होती है ना उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो हमारे पहले से ज्ञात स्पीसीज है उसके साथ में इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और इनके डायग्नोस्टिक जो कैरेक्टर होंगे, जो भी फीचर्स है, जो भी लक्षण है, जैसे यहाँ पर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर में जैसे जड़ कौन सी है, ठीक है, तना कैसा है, पत्तियां कैसी है, फ्लावर कैसा है, वो सब है ना, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक फीचर, ठीक है। नॉन स्पीसीज के साथ में कंपैरिजन करेंगे और यूज करेंगे यहाँ पर हम क्या, इसके डायग्नोस्टिक फीचर, डायग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो लक्षण होंगे उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे, डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब देखो डायग्नोस्टिक फीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो डायग्नोस्टिक फीचर जो है बेसिकली आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये डायग्नोस्टिक फीचर, ये होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या होते हैं ये, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ये डायग्नोस्टिक फीचर जो भी है, ठीक है। कभी कभी हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमिकल भी ले सकते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी के अलावा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, एनाटॉमिकल फीचर भी ले सकते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप फिजियोलॉजिकल भी ले सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, फिजियोलॉजिकल फीचर्स भी ले सकते हैं, तो ये बढ़ता चला जाएगा। और भी चीजें हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। जीनेटिक फीचर्स ले सकते हो आप, इसका कुछ भी
बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो ऐसा आप चाहते हो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनका डायग्नोस्टिक फीचर के आधार पर नॉन स्पीसीज के साथ में कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो ऐसा तो हमें पता होगा ही नहीं कि ये इसको हम किस में रखें जब तक हम डायग्नोस्टिक फीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो होते हैं। अगर हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें पता है तो हम किसी भी सिमिलर स्पीसीज को पहचान लेंगे। अगर हमारे पास में या हमारी जानकारी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है तो कोई भी सिमिलर स्पीसीज का प्लांट लेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये प्लांट में ये खासियत है और इसको इसमें रखा गया है, इस प्लांट में भी इतनी सारी सिमिलरिटीज है तो इसको भी इसमें रखा जा सकता है। और कोई अगर चेंजेस है तो फिर उसको दूसरी स्पीसीज का नाम देंगे, दूसरे ऑर्डर में रखेंगे, दूसरी क्लास में रखेंगे, तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो है ही सही। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, मतलब ये क्या पता हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो हम पौधे को पौधे के साथ में मैच करके देख लेंगे, लेकिन एनाटॉमिकल फीचर, फिजियोलॉजिकल फीचर ये हमें करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास में एक डाटाबेस है, की डाटाबेस जिसको हम बोलते हैं। क्या है हमारे पास में, इन डायग्नोस्टिक फीचर्स के लिए ये जितने भी हमारे क्या है डायग्नोस्टिक जो फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर्स, इनके लिए हमारे पास में एक की डाटाबेस है। क्या है ये, एक की डाटाबेस हमने बना रखा है। ठीक है, किसका है वो की डाटाबेस, हमारा जेनेटिक्स का, मोलिकुलर टेक्निक्स के द्वारा, है ना। देखो बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, एक की डाटाबेस, एक की कुंजी होती है यहाँ पर, है टेक्सोनोमिक की जिसको बोलते हैं, वो आपके भी आएगा, इसमें प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपसे टेक्सोनोमिक की बनवाई जाएगी, सिखाएंगे वहाँ पर आपको कैसे टेक्सोनोमिक की तैयार की जाती है किसी भी क्लास के लिए, किसी जीनस के लिए, किसी स्पीसीज के लिए, तो वो सब सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में की डाटाबेस है। की डाटाबेस को समझ सकते हो कि डाइकोट के क्या फीचर है, मोनोकोट के क्या फीचर है, ठीक है, वही की डाटाबेस है, ये चीज़ वही है। ठीक है, उसी में हम उसके आधार पर कि इसमें ये लक्षण मिल रहा है, इसमें लक्षण मिल रहा है, उसके आधार पर उसको छाड़ते जाते और अंत में हमारे पास में क्या आ जाती है, स्पीसीज आ जाती है और हम जान जाते हैं कि ये स्पीसीज फला स्पीसीज। समझ गए। तो यहाँ पर हमारे पास में डायग्नोस्टिक फीचर्स के लिए क्या है जी, टूल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, टूल्स और टेक्निक्स, अभी कह सकते हैं टूल्स और टेक्निक्स होती है। ठीक है, जैसे कि डाटाबेस हो गया, दूसरा होता है मोलिकुलर टेक्निक्स। मोलिकुलर टेक्निक्स के द्वारा अगर आपके पास में की डाटाबेस भी नहीं है और की डाटाबेस से भी आप उस स्पीसीज को नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर आप मोलिकुलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, यानी कि डीएनए वगैरह के बारे में जानकारी लें। ठीक है, उनसे हम जो है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपर्ट नॉलेज को। एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो टेक्सोनॉमी में काम करते हैं, आप मुझे सलाह ले सकते हो, एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट्स की नॉलेज का भी यहाँ पर सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि सबसे बड़ा तो हमारे पास में होता है, एक फील्ड गाइड होती है पास में। ठीक है, इसके अलावा अदर टूल्स क्या है हमारे पास में, एक होती है फील्ड गाइड। ठीक है, देखो जब आप कहीं भी घूमने जाते हो ना, जयपुर वगैरह जाओगे आप, या जू में भी जाओगे या किसी सेंचुरी में जाओगे तो आपके पास में एक फील्ड गाइड होगी। फील्ड गाइड में वहां पर कौन कौन सी स्पीसीज अवेलेबल है ठीक है, फील्ड गाइड होती है। जैसे भी सरिस्का में आओ आप घूमने के लिए या रणथंबोर जाइए घूमने के लिए, तो वहां पर जब आप उनसे मांगोगे, वैसे देते नहीं है, ध्यान रखना है बात, जब घूमने जाओगे, अब आप बोटनिस्ट हो, ठीक है, बोटनी पढ़ रहे हो तो फिर इसका मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए, तो जब आप जाओगे तो वहां से उसे फील्ड गाइड लीजिए, क्योंकि आप जा रहे हो सर्वे करने के लिए या घूमने के लिए जा रहे हो, उसको देखने के लिए जा रहे हो, ठीक है, या बर्ड सेंचुरी में कहीं भी जा रहे हो, राजस्थान में या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा रहे हो, तो आप उसे फील्ड गाइड लीजिए। उस फील्ड गाइड के अंदर क्या होता है, उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली जो जो वनस्पति है, उसके कितने पौधे हैं, ठीक है, उनकी हाइट क्या होती है, उनके बारे में सारी जानकारी होती है। ठीक है, वहां पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, टोटल चीज होती है उसके अंदर, तो वो फील्ड गाइड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, जब भी आप जाओगे, जैसे कभी आप जयपुर वगैरह के इसमें क्या बोलते हैं, गुलाबी नगर का वो हो गया,
नाम नहीं आ रहा मुझे, देखो आप मोबाइल में कभी गए हो तो जैसे आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते हैं आपको गाइड बोलते हैं, गाइड चाहिए क्या आपको, गाइड चाहिए है ना, गाइड अलग है ना। ठीक है, एक बुक लेट होती है। अच्छा, वहां पर रहने वाले लोग अलग गाइड होते हैं ना, वो भी गाइड होते हैं, उसको फील्ड गाइड ही बोलते हैं। एक तो बुकलेट होती है, उसके बारे में सारी जानकारी होती है। एक दूसरा होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, फील्ड गाइड बोलते हैं। वो भी सारी जानकारी रखते हैं। जैसे रेंजर, जब आप रेंजर सॉरी रेंजर किस जो पद के जो लोग होते हैं उनको इसके बारे में सारी जानकारी होती है कि कहाँ पर कौन सा प्लांट लगा हुआ है और वो कहाँ पर उग रहा है, उसकी कितनी स्पीसीज है, वो किस तरह का है, किस तरह का दिखता है, उसके बारे में आप बताएगा कौन, फील्ड गाइड। ठीक है, तो फील्ड गाइड में एक तो आदमी भी होता है जिसको हम फील्ड गाइड बोलते हैं, ठीक है, एक किताब भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड गाइड बोलते हैं। तो उसके अंदर भी इस फील्ड के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो जैसे जनरली तो क्या होता है, इतिहास के लिए ज़्यादा फील्ड गाइड होते हैं, बॉटनी के लिए बहुत ही कम आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा होता है हमारे पास है मैनुअल्स। मैनुअल्स भी एक बुक लेट है जिसके अंदर शॉर्ट में जानकारी होती है उस फील्ड में पाई जाने वाली है, उस जगह पर पाई जाने वाली, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली, या पर्टिकुलर गांव के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज के बारे में एक जानकारी लिखी जाती है मैनुअल्स के अंदर। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चीज जो है हमारे पास वो क्या है, हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरिया, ये जो हर्बेरिया होता है ये हर जिला स्तर पर है। ठीक है, जैसे जयपुर में जाओगे आप तो अपने राजस्थान में पाए जाने वाली स्पीसीज का हर्बेरिया आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, वहाँ का हर्बेरिया है, उसके अंदर आपको ये सीड्स मिल जाएंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडिया के बारे में जानकारी लेनी है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो आप FRI या कोई सी बोटनिकल गार्डन के अंदर चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर्बेरिया, हर्बेरिया समझते हैं ना, जो प्लांट होते हैं उनको सुखा कर एक सीट बनाई जाती है, किसी भी प्लांट का एक प्रतिरूप तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरियम शीट बोलते हैं। और उस सीट को जहाँ रखा जाता है, जिस जगह रखा जाता है, उसको बोला जाता है हर्बेरिया। तो हर्बेरिया वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा म्यूजियम से भी हम पता लगा सकते हैं। म्यूजियम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रखी होती है प्लांट से रिलेटेड। इसके अलावा डाटाबेस है अपने पास में बहुत सारे जो बनाए हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पर बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब आप कुछ भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का, मतलब आपको ये नहीं होगा कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक, आपको 100% जो भी प्लांट आप खोज रहे हो या नहीं नहीं आप पहले से खोजा हुआ है, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज हो रही है यहाँ पर, क्या होता है कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। क्या चीज कह रहा हूं मैं, किसी भी प्लांट का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है भाई, है ना, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप इसके थ्रू स्टडी कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी, है ना, कि देखो जैसे हमें पता चल गया कि फला प्लांट यहाँ पर मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, है ना। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन क्यों एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगा। दूसरा उसका इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का पता लगा सकते हो, उस प्लांट के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का पता लगा सकते हो। ठीक है, उस प्लांट के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कि वो दूसरे प्लांट के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हम मेडिसिनल वैल्यूज की पता लगा सकते हैं, मेडिसिन। अच्छा देखो, आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो होती है ना इस चीज़ पे बहुत पैसा खर्च करती है कि आपके एरिया के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में जानकारी लें, है ना। सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, बहुत सारे साइंटिस्टों को अपॉइंट करती है। वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं, वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों का पता लगाते हैं कहाँ पर किसी कितनी मात्रा है। ठीक है, उसी के आधार पर मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे उद्योग हो गए, उनमें काम आने वाले प्लांट्स के बारे में पता लगाते हैं कि कहाँ पर कितना अवेलेबल है।
ठीक है, या ये चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, या इसको बढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन, पल्प इंडस्ट्रीज है ना, पल्प मतलब जो आपका कागज वगैरह ये बनाती है ना। पल्प इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस प्लांट की होती है उसमें सेलुलोज ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ऐसे प्लांट्स कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को उसका वो दिया जाता है कि आप इसको बढ़ाइए, इसकी खेती कीजिए और ज़्यादा बनाइए, है ना। या फर्नीचर कारखाने, तो सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसी तरह मेडिसिन के बारे में भी, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना, तो कहाँ पर ये उग सकता है, क्लाइमेट कहाँ इसका अच्छा है, तो वहाँ पर सरकार इसको प्रोत्साहन देती है कि आप इसको उगाएं। तो बहुत जरूरी होता है टेक्सोनॉमी में इसके बारे में पता लगाना। एक्चुअल मतलब जो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर पाते हैं तो इसका फायदा हमें मेडिसिन में भी मिल सकता है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में भी पता लग जाएगा, हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। एग्रीकल्चर भी आप लिख सकते हो, है ना। कोई पता है ऐसा प्लांट मिल जाए आपको जिसकी खेती की जा सकती है, मान लेते हैं, ठीक है, तो किसी फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे लिए फूड का एक काम कर सकता है वो, है ना। जो फूड का दबाव है हमारे ऊपर, मतलब भोजन का जो दबाव है, भोजन के लिए जो वनस्पति को कलेक्ट करने का, उसको उगाने का जो दबाव है वो कम हो सकता है अगर आप एक ऐसी स्पीसीज खोज पाते हो कि जो हमारे फूड में काम आ सकती है, खेती की जा सकती है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसीज है जो एंडेंजर है तो उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है मेनली, है ना। उसका क्या किया जा सकता है, कंजर्वेशन। तो इन सब में किसी भी स्पीसीज का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज किसी न किसी इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके यूटिलाइजेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अगर हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाए। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी, मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या नहीं कर सकता, आइडेंटिफिकेशन सब कुछ कर सकता है। पूरा टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने पहचान लिया तो आप उसको हर क्लास के अंदर क्लासीफाई कर पाओगे, ठीक है, उसको एक नाम दे पाओगे और उसको एक वर्ग मिल जाएगा कि ये फला वर्ग का प्राणी है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन कर दिया हमने, आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया। अब नंबर 3 आता है हमारा क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारे पास, डाटाबेस सबसे हमने देख लिया क्या है का, किस तरह के उसके कैरेक्टर है। अब उसको हम रखेंगे किसी क्लास के अंदर, तो उसको बोलेंगे अपन क्लासिफिकेशन। क्लास का मतलब किसी टेक्सोन के अंदर रखेंगे ना भाई, इसमें रखेंगे टेक्सोन के अंदर रखेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, तीसरा रहेगा हमारा ये तीसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन। तो तीसरा उद्देश्य हो गया हमारा टेक्सोनोमी का क्लासिफिकेशन करना, बस उस प्लांट का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। अब ये तो यही तो है मेन चीज, है ना। पहचान भी लिया हमने, कैरेक्टर भी जान लिए, अब इसको हम करते हैं क्लासीफाई। और क्लासिफिकेशन के बाद में हम उसका करेंगे नामकरण। ये 4 पार्ट है, बाकी टेक्सोनॉमी बस इसी में सिमट के रह जाती है 4 भागों में। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन जो हमने कर लिया अभी, है ना, तीसरा क्लासिफिकेशन, और चौथा लास्ट नोमेनक्लेचर, मतलब उसका नामकरण कर देना। तो पहले जब हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो हम उसके गुणों के बारे में पता चलेगा, है ना, वो किस तरह का है, मतलब किस जगह उसको रखा जा सकता है, उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा, समझ गए। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक टेक्सोनॉमी का कोर एस्पेक्ट है ये, क्यों कह सकते हो, क्लासिफिकेशन इज ए कोर एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी, तो ये कोर पार्ट है इसका। क्योंकि ये नहीं करेंगे हम, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कौन सा कि प्लांट को किस में रखा जाए, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो भी प्लांट होता है उसको सिस्टेमेटिकली क्या किया जाता है, ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, किसके आधार पर, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म, है ना, उसको क्या किया जाता है, सिस्टेमेटिकली सिस्टेमेटिकली क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके अंदर, ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जब आप सिस्टेमेटिकली सिस्टेमेटिकली, ठीक है ना, सिस्टेमेटिकली मतलब एक सिस्टम के आधार पर, एक सिस्टम के आधार पर क्या कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करो, मतलब जमा रहे हो ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि अलमारी के अंदर हम कपड़े कैसे जमाते हैं, इस हिसाब से इसको जमाते हैं, ठीक है। इसमें जमाते हैं ग्रुप के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। या इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं। इन ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, आगे चल के बताएंगे आपको, टेक्सोन।
तो ग्रुप के अंदर या टैक्सोन के अंदर हम इसको जमाते हैं। लेकिन कैसे जमाते हैं? इनके अंदर सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पर, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के आधार पर। ये जो सिस्टमेटिकली हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये किसके आधार पर करते हैं? ये हम करते हैं सिमिलरिटी, ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर। और इनके अंदर जो डिफरेंस पाए जाते हैं, डिफरेंसेस उसके आधार पर, ठीक है ना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, यानी डिफरेंस के आधार पर, सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पर तो हम क्या करते हैं? जमाते हैं, ठीक है, इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब ये जो हम अरेंज करते हैं ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हायरार्कियल आधारित होता है, मतलब हायरार्की पर बेस्ड होता है। ये जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? हायरार्की पर, ठीक है, हायरार्की के। अब ये हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज को उच्च से निम्न स्तर की तरफ में जमाना, या निम्न से उच्च स्तर की तरफ में जमाना, उसी को बोलते हैं हायरार्की, है ना, पदानुक्रम। हायरार्की को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में लिख सकते हो आप, इसको बोलते हैं पदानुक्रम, ठीक है। हायरार्की यानी पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ में हम जमाते हैं। और ये जो हायरार्की होती है, ये इनके डिसिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर ही होती है, ठीक है। इसमें हम ये जो सिस्टमेटिक्स है, इसके अंदर हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपेयर करना उनके डिफरेंस के आधार पर स्पीशीज के साथ में, बहुत सारे लॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट इंश्योर होने के बाद ही उसको उस ग्रुप के अंदर या उस पद के अंदर या उस हायरार्कियल टैक्सोन के अंदर हम उसको रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके जो आपका क्लासिफिकेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके स्टडी के लिए उसको सही सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमाना, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, ठीक है, सिस्टेमेटिक उसको सिस्टेमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, सिस्टेमेटिक ऑर्डर में क्या करना? अरेंज करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। फिर उसका रिलेशनशिप पहचानना, डिफरेंट स्पीसीज के साथ में, इस ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्पीसीज के साथ में, डिफरेंट स्पीसीज के साथ में क्या पहचानना? रिलेशनशिप कायम करना, रिलेशनशिप को क्या करना? एस्टेब्लिश करना, समझ गए? ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। तीसरा है कि जो वैज्ञानिक है, जो आइडेंटिफिकेशन का जो भी करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है, उनको एक यूनिवर्सल सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है। साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, उस साइंटिफिक कम्युनिटी को यूनिवर्सल सिस्टम, नामकरण का जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब कि ये जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, मतलब जिससे हम बात करते हैं ना, साइंटिफिक भाषा के अंदर बात करते हैं हम, ऐसे आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, ये साइंटिफिक भाषा में हम बात कर रहे हैं ना। तो ये जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये बनाने के लिए हमें क्या होता है? एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाना पड़ता है नामकरण का, ठीक है। तो ये भी इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नेमिंग, नामकरण का यूनिवर्सल सिस्टम बनाना, क्योंकि इसके बिना अधूरा है, नामकरण नहीं होगा, है? तो नामकरण होगा ना, वो किसके आधार पर होगा? आपके क्लासिफिकेशन के आधार पर होगा। किसी भी प्लांट का नामकरण किया जाएगा, वो किसके आधार पर होगा? क्लासिफिकेशन। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, है ना, डायरेक्ट करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे कह दे भाई पौधे का नाम ये है, ले जाओ, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपको कंप्लीटली, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा, उसी के बाद में आपका नामकरण हो पाएगा, समझ गए? चलिए, इसके अलावा उसके बारे में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगाना, जो भी ऑर्गेनिज्म आपने
खोजा है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे इवोल्व हुआ है ना, उसका कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या पता लगाएंगे हम इसके द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव है कि उस प्लांट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाना, उस प्लांट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, कि उसका कॉमन एंसेस्टर कौन है ये पता लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा ये सारा जो भी हम करेंगे ये सब कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सिमिलर ग्रुप में रखना, डिसिमिलर ग्रुप में रखना, दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखना, ये सब उसके अंदर चले। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम आए हैं अभी तक हमारे पास में, देखो अब क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो करने के लिए सब करने के लिए सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो किसको करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइप्स। सबसे पहला हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम दोबारा फिर से मैं केवल ऐसे बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, उनके सिद्धांत क्या क्या हैं। सिंपल सिंपल बात में बात करें, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्या है जी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पहला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल में इसके अंदर केवल बाहर के जो लक्षण होते हैं तो देखकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब ये केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल या ये कह सकते हो आप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा होता है नंबर 2, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित होता है। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी होती है, एनाटॉमी भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है ना। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये तो जरूरी है, पहले तो हम देखेंगे इसे, मॉर्फोलॉजी, फिर इसके बाद में एनाटॉमी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स एटसेट्रा लिख देता हूँ, फिजियोलॉजी वगैरह सब आते हैं ना, इनका सबका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन कि हमने कोई प्लांट लिया, अब उसकी लीफ किस तरह की है, उसकी लीफ की एनाटॉमी किस तरह की है, उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, उसकी अनुवांशिकी किस तरह की है, ये सब पता लगाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक। तीसरा नंबर, नंबर तीसरा, नंबर 3 होता है फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमिकल सिस्टम। ठीक है, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमिकल, इसके अंदर क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होता है, ये होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशन। ठीक है, उद्विकासीय सहसंबंध बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम बंदर से पैदा हुए, तो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बंदर से हुआ है, तो हमारा रिलेशन है बंदर से, हम भाई भाई हैं, है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। अब ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। जैसे कि इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है हमारे पास आज के ज़माने में वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। तो बहुत ही सरल और आसान टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन बना रहा है, क्या उसमें बन रही है, जैसे आर एच फैक्टर के बारे में पता लगाया हमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक पार्ट है। इसी तरह फॉसिल्स के एविडेंस के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं, फॉसिल्स एविडेंस,
फोसिल्स एविडेंस, है ना। फोसिल्स के एविडेंस के आधार पर भी हम क्या पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ना, फोसिल्स के एविडेंस के आधार पर, ठीक है, फोसिल्स के एविडेंस के आधार पर पता लगा सकते हैं कि तो किस ग्रुप में रखा जाए, मतलब ये इसका एंसेस्टर कौन है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, चलो चलते चलते, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है ना, टेक्सोनोमी हायरार्की, ठीक है, ये भी आप लिख लो, लिखना चाहो तो, जैसे आपको पता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की, हायरार्की मतलब पदानुक्रम, जैसे ये क्लासिफिकेशन, ये किसी भी प्लांट को एक सिस्टम में रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रत्येक लेवल होता है, ठीक है ना, इसका जो प्रत्येक लेवल होता है उसको बोलते हैं टेक्सोन, है ना। इस टेक्सोनोमिक हायरार्की का जो ईच लेवल, ईच लेवल क्या कहलाता है आपका, टेक्सोन कहलाता है, ये ध्यान रखना आप बस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज ए टेक्सोन, टेक्सोन इज ए लेवल ऑफ हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की का एक लेवल जो है वो क्या कहलाता है, टेक्सोन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला किंगडम होता है, ठीक है, क्या होता है, किंगडम सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है डिवीजन, किंगडम के बाद डिवीजन, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, तो अगर प्लांट है तो उसको किस में रखेंगे अपन, प्लांटी के अंदर रख देंगे, किंगडम क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लांटी, क्योंकि हम तो प्लांट के अंदर ही रखेंगे, तो ये हमारा प्लांटी किंगडम हो गया, ठीक है। अब डिवीजन, अब डिवीजन में जिस तरह का प्लांट है, जैसे हम बात करें आम के पौधे की बात, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, आम वाला, कक्षा 12वीं किताब में भी यही है ना, कक्षा 12वीं किताब में आप पढ़ोगे तो आपको 12वीं में भी यही आम का ही एग्जाम्पल दिया गया कि ये सबसे सीधा है, ठीक है। तो ये इसका डिवीजन क्या है, इसका डिवीजन है मैग्नोली फाइटा, मैग्नी मैग्नोली फाइटा, ठीक है, ये फाइटा लगता है डिवीजन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मैग्नो लियो फाइटा है, मैग्नो लियो, और लगाना भैया, मैग्नो लियो फाइटा, ठीक है, मैग्नो लियो फाइटा, ये फाइटा लगता है इसके अंदर, डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लगता है, फाइटा। कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे आगे, टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, देखते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में डिवीजन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लास, ठीक है। अब हम जो टेक्सोनोमी करते हैं ना मेनली, तो डिवीजन से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब जो आप प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते हो ना एग्जाम के अंदर, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्लास से भी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, मैग्नोलियोफाइटा है, ठीक है। तो ये मैग्नोलोसिडा हो जाएगा, मैग्नोलियोसिडा, मतलब कुछ नहीं करना, ऑप्सिडा लगाना है, मैग्नोलियोसिडा, ये ऑप्सिडा लगा दिया मैंने इसके पीछे ना, वो तो पहले से था, सीधा लगा दिया, मैग्नोलियोसिडा, तो ये ऑप्सिडा लगा दिया ना, ये ऑप्सिडा बना देता है इसको क्लास, इसको डिवीजन को, मतलब अगर आपको डिवीजन पता है तो आप क्लास भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको कभी कभी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, तो किस ऑर्डर के अंदर रखा गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्लास के बाद में क्या आता है, हमारा ऑर्डर आता है, ऑर्डर। अब देखो ये जो मैग्नोलियोसिडा है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो जो आम होता है वो आता है किसके अंदर, सेपिनडेल्स के अंदर, किसके अंदर आता है, सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स। अब देखो इसमें क्या लगाया हमने, एल्स लगा दिया, ठीक है, सेपिनडेल्स, एल्स लगा दिया, उसमें लगाया ऑप्सिडा, इसमें लगाया एल्स, ठीक है, समझ गए। और डिवीजन में हमने क्या लगाया, फाइटा, फाइटा ऑप्सिडा एल्स, ये चीजें हैं जो हमें लगानी होती है। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है क्लास में, क्या होता है उपसर्ग क्या लगता है ना,
तो क्या लगता है ऑप्शिडा, ऑर्डर में क्या लगता है एल्स, डिवीजन में क्या लगता है फाइटा। ठीक है, अब फैमिली, फैमिली में क्या लगता है एसी लगता है। ठीक है, फैमिली के अंदर ऑर्डर के बाद क्या आती है फैमिली, फैमिली है इसकी एनाकार्डेसी, एनाकार्डिएसी। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर एसी लगा दिया, एनाकार्डिएसी है ना, आई है यहाँ पर एनाकार्डिएसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसी ही लगाना, मतलब फैमिली में क्या लगता है एसी ही लगता है, ए सी ई ए ई, एसी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया फैमिली के अंदर एनाकार्डियेसी। अब ये सब 11वीं 12वीं की बातें हैं, पड़ी हुई है आपके यहाँ। बस अब यहाँ से बदल जाएगा आपका, आम का पौधा है उसका आपको वैज्ञानिक नाम पता है, तो पहला नाम उसका जीनस और दूसरा नाम उसका स्पीसीज है ना। तो ये फैमिली के बाद में क्या आ जाएगा, अच्छा इसके अंदर देखो यहाँ पर डिवीजन सब डिवीजन भी होता है, क्लास सब क्लास भी होती है ना, ऑर्डर सब ऑर्डर होता है, फैमिली सब फैमिली। ठीक है, ट्राइब इस तरह से होता है, तो वो इतना हमें जाना नहीं है। ठीक है, हालांकि आप एमएससी में हो और ये रिसर्च करोगे, अब अपने पास क्या एक प्रॉपर एक टेक्सोनोमिक नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो सिलेबस को ना बहुत अलग तरीके से बनाया गया है ना। हमें केवल सरफेस के बारे में, सरफेस सरफेस से टेक्सोनोमी की जानकारी लेनी होती है। ठीक है, जो लोग पर्टिकुलर प्योर टेक्सोनोमी पढ़ते हैं उनको सभी चीज़ों के बारे में जानते वास्तव है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी में चलता है स्पेशली ये, अलग से किताब चलती है सिस्टमेटिक्स, प्लांट सिस्टमेटिक्स करके, तो फिर वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी। चलिए, तो यहाँ पर फैमिली के बाद में क्या है जी जीनस। ठीक है, अब ये जो जीनस है, जैसे क्या है हमारे पास में नाम क्या है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस क्या हो जाएगा मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। ठीक है, और इसकी स्पीसीज, स्पीसीज इसको क्या बोलेंगे इंडिका। अच्छा ये ध्यान रखना होता है, छोटा लिखते हैं ना, स्पीसीज क्या हो जाएगी इसकी इंडिका, ये पूरा नाम हो गया इसका मेंजीफेरा इंडिका, बस ये डिफरेंट। बाकी सब में कुछ भी हमें पता नहीं हो, एसी एल्स ऑप्शिडा और फाइटा हमें लगाना हो। समझ गए क्या। तो ये होता है हमारा क्या हायरार्कियल टेक्सोनोमिक हायरार्की। अच्छा अब ये जो हमने ग्रुप बनाया देखो, ये एक लेवल है, जैसे किंगडम एक लेवल है दैट इज टेक्सोन। ठीक है, डिवीजन एक लेवल है दैट इज टेक्सोन, क्लास एक टेक्सोन है, ऑर्डर भी एक टेक्सोन है, फैमिली भी एक टेक्सोन है, जीनस भी एक टेक्सोन है और स्पीसीज भी है टेक्सोन, सब कुछ टेक्सोन है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे गुणों के अंदर समानताएं कम होती चली जाती है, मतलब गुणों की संख्या घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो घटते हुए चले जाते हैं और डिसिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हुए चले जाते हैं। समझ रहे हैं, जैसे आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ को आप देखोगे तो मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो किसी न किसी प्लांट के साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर के अंदर इसलिए रखा गया है कि वो किसी इस ग्रुप के, मतलब इस ऑर्डर के, या ये जो ऑर्डर है इस टेक्सोन के किसी न किसी पार्ट से वो मैच कर रहा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर इस वजह से कर रहा है, यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़े कम कैरेक्टर्स हो गए, तो अब और केवल और बाकी जितने भी ऑर्डर के साथ में एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली होंगी, तो उनमें से केवल इस फैमिली के साथ ही इसके लक्षण मैच करते हैं, तो इसमें रखा गया है। इसी तरह से ये जो फैमिली, इस फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, तो उन जीनस में से केवल इसी जीनस के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है मैच कर रहा है, तो इसमें के साथ रखा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाते घट जाते। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ते चले, समझिए नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होंगे बढ़ते चले। तो बहुत सारी चीजें हैं टेक्सोनॉमी एनसीईआरटी में, मेडिकल की आपने तैयारी की हो तो वहाँ बहुत पढ़ाते हैं, तो ना बस इतना ध्यान रखना है हमें। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब एक और लास्ट चीज हमारी बच गई है, वो क्या है नोमेनक्लेचर। एम ऑफ टेक्सोनॉमी के अंदर लास्ट एंड फाइनल चीज हमारी बच गई है, क्या बच गया है नंबर 4 नोमेनक्लेचर। नोमेन यानी कि नामकरण करना। अब देखो नामकरण कैसे किया जाएगा, नामकरण मतलब
ये थोड़ी है पंडित जी को बुलाया और नाम रख दिया, भाई ये इसका नाम क्या होगा, ये अभी पैदा हुआ है हमारा, इसका नाम रख दीजिए, ऐसा नहीं होगा ना नामकरण में। नामकरण में उसके जो कैरेक्टर है, उसके जो लक्षण है, उसके आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं भाई हाँ धनिया के जैसा दिख रहा है भाई छोटा धनिया बोल दिया, मोटा धनिया बोल दिया, ऐसे नहीं। उसके लिए भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सल तरीका होता है, उसके आधार पर आप उसको रखते हो, ठीक है। अब देखो ये जो भी हम नामकरण करेंगे, ये नामकरण एक यूनिवर्सल सिस्टम होगा। सबसे पहली बात तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सिस्टम के आधार पर नामकरण किया। हम नाम रखेंगे ना, उस नाम के, उस नाम को सभी पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, वो सब उस चीज को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हम जो नाम रखेंगे ना वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू रखेंगे, एक स्टैंडर्डाइज नाम रखेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के नाम रख दे, बिल्कुल नहीं। उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं उसके आधार पर यूनिवर्सल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे, ठीक है, जो पूरी दुनिया में मान्य होगा। अब ऐसे बहुत से लोगों ने नाम रख दिए लेकिन वो मान्य नहीं है ना। जैसे टमाटर है, टमाटर का जब पहले नाम रखा गया तो बहुत बड़ा नाम था, फिर उसको काट पीट के छोटा किया गया, है ना। अब जैसे ग्रेमिनी है, पोइसी ग्रेमिनी, है ना, वो एक ही बात है, पोइसी कहो या ग्रेमिनी कहो, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं उसको, ग्रेमिनी की जगह पोइसी बोलते हैं, ना, समझ रहे हो। तो ग्रेमिनी अब नहीं बोलते अपन, क्यों, क्योंकि गलत नाम है, उसको किस में रखा गया, पोइसी में। ऐसे बस अलग अलग चीजें बदलती जाती है ना, तो ये बदलता रहेगा, सिस्टम बदलते रहेंगे तो हम भी बदलते। तो जो नाम रखा जाएगा वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक नाम होना चाहिए, और वो एक यूनिवर्सल नाम होना चाहिए, यूनिवर्सल सिस्टम के थ्रू रखा गया नाम हो, है ना। तो ऐसे नहीं कुछ भी उठा के रख दिया, वो नहीं होगा। चलिए बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम नाम रखते हैं वो कैसे नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। यूनिवर्सल सिस्टम के थ्रू हम कौन से नाम रखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखते हैं, साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम रखते हैं उसके, वैज्ञानिक नाम। जैसे हमारा नाम क्या है, मेरा नाम तो अलग है, लेकिन हमारा नाम क्या है, मतलब हमारा, हमारी स्पीसीज का नाम क्या है, होमो सेपियंस, एक साइंटिफिक नेम, ठीक है, ताकि इससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और कोई भी दूसरी चीज, एक तो इसमें जो हम साइंटिफिक नेम रखते हैं इसमें कॉमन नाम नहीं रखते हैं ना, कॉमन नाम या रीजनल नाम नहीं रखते हैं भाई, ठीक है। या ऐसा नाम नहीं हो कि किसी दूसरे का नाम हो, है ना। अभी को हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब भाषा में बोलते हैं, जब आप आलू के बारे में बोलोगे, है ना, अच्छा देखो क्या बोलते हैं, चलो मैं आपको बोलता हूँ प्याज, है ना, प्याज। अब मान लो अगर हम प्याज का नाम साइंटिफिक कैटेगरी में प्याज ही रख देते हैं, मतलब उसका नाम साइंटिस्ट साइंटिफिक नेम प्याज ही रख देते हैं, तो क्या होता है। अब देखो प्याज, बहुत सी जगह इसको क्या बोला जाता है, कांदा बोला जाता है। अब आप उसको प्याज कहोगे, वो आपके लिए लेके आएगा पता नहीं क्या, है ना। आप वो कहेगा कांदा ले लो, आप सोचेंगे पता नहीं ये क्या है ना। अब वो तो हम जानते हैं कि प्याज को ही कांदा बोलते हैं, पर जहाँ नहीं जानते वहां पर कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए रीजनल नेम या कॉमन नेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो भी नाम होता है ये एक साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, कुछ गाइडेंस है, उनकी कुछ गाइडलाइन है, उसके आधार पर रखा जाता है ना। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये किसके आधार पर होता है, रूल और गाइडलाइन के आधार, ठीक है। वैज्ञानिकों ने गाइडलाइन बनाई है, जो रूल बनाए हैं उसके आधार पर ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर रखे जाते हैं। और इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है एक वैलिड नाम होना, ये साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, एक वैलिड नाम होना चाहिए। वैलिड, वैलिड नाम का मतलब होता है कि वो उसके गुणों को बता दे, उसके गुणों के बारे में अ, जानकारी देते, ठीक है। मतलब उसका नाम लेते ही हमें उसके लक्षणों के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं, जैसे अभी देखो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, किसका नाम है, टमाटर का, उससे पता लग रहा है कि इसके अंदर लाइकोपर्सिकम पाया जाता है ना, लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपर्सिकम नाम है तो उसका मतलब है इसके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, तुरंत पता लग जाता है ये लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर के अंदर। अगर हमें उसका वैज्ञानिक नाम है तो पता है, तो उसका मेन जो कैरेक्टर होता है ना वो नाम में झलकना चाहिए, कुल मिलाकर में करें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैलिड नाम होना चाहिए। जरूरी नहीं है
कि सारे कैरेक्टर उसके अंदर झलक गया ना। पहले ये था कि सारे कैरेक्टर झलकना चाहिए, पहले ये था कि उसकी पत्नियां कैसी उसको भी लिखो वैज्ञानिक तरीके से, उसमें जड़ कैसी वो भी लिखो, उसमें तना कैसा है वो भी लिखो। लेकिन अब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देगा आपको, तो ऐसा ही नाम वहां पर सोचा जाता है ना। समझ गए। अब देखो, ये जो साइंटिफिक नाम होते हैं ना, ये हम लिखते हैं यूनिवर्सल, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम पूरे बायोलॉजिस्ट जो है, पूरे विश्व के जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेम होता है प्रत्येक स्पीसीज का। ठीक। तो देखो यहाँ पर हम एक एक चीज लिखते चले जाते हैं, इसको भूल जाओगे आप भी, मैं भी भूल जाऊँ, मैं भी एक चीज को 2 बार बता दूंगा ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम असाइन किया जाता है। ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम होता है किसके आधार पर होता है, ये रूल्स और गाइडलाइंस के आधार पर, जो भी गाइडलाइन होती है उसके आधार पर होता है। ठीक है। ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक वैलिड नाम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करवाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज को, प्रोवाइड नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाता है क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब है कि एक भाषा, एक अंतरराष्ट्रीय, या जो सब लोग मानेंगे। ठीक है। जो भी जितने भी दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो सब मानेंगे उसको, उस यूनिवर्सल लैंग्वेज को ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसके अलावा ये सिंगल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम प्रोवाइड करवाता है ना। सिंगल नेम, सिंगल नामकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंगल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम, रिकॉग्नाइज्ड नेम जो है हम गेन करते हैं इसके थ्रू। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो नाम होता है प्रत्येक स्पीसीज का, वो पता करते हैं। ठीक है। इस नामकरण के द्वारा डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है। अवॉइड डुप्लीकेशन मतलब ये नहीं है कि एक स्पीसीज का नाम रख दिया तो दूसरी का भी रख देंगे, है ना। जैसे हमारे पे क्या होता है, जैसे किसी का नाम, क्या नाम, जैसे मान लो किसी का नाम घनश्याम है, तो आपको आपके ही गांव में 50 घनश्याम मिल जाएंगे, अगर गांव बड़ा है तो, है ना। किसी का नाम रमेश है तो 20 रमेश मिल जाएंगे आपको उसी गांव के अंदर, हो जाएंगे ना। तो अब कौन सा रमेश है भाई, है। तो ये तेलियों के रमेश, खातियों के रमेश, ऐसे फिर हम पता लगाते रहते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमारे पास में एक यूनिवर्सल सिस्टम हो नाम रखने का, पंडित जी, एक ही पंडित जी हो, और वो पंडित जी एक पर्टिकुलर रूल बुक के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नामकरण करे के लक्षणों के आधार पर, तो उसका एक यूनिक नाम बनेगा, है ना। तो डबल नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा नाम का, ये बहुत जरूरी है ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। अभी बोलो मान लो किसी का नाम रमेश है, बोला कि भाई रमेश को बुला के लाना। अब आप कौन से रमेश को बुला के लाओगे, आपके गांव में तो 10 रमेश है, कौन से को बुला के लाऊं भाई साहब। तो फिर वो स्पेसिफाई करेगा, तो यार फला वो जो वहाँ मोहल्ले में रहता है ना, हैंडपंप के पास में, उसको बुला के लेके तो फिर आप समझोगे हाँ उसके बारे में बात। तो यहाँ इस चीज को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको, डुप्लीकेशन। तो या जब हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो ये डुप्लीकेशन वाली चीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, ताकि नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, ऑर्गेनिज्म के नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे नाम बोला जाए तुरंत पता चल जाए। ठीक है। ये जब हम नामकरण करते हैं तो ये उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में जो नाम हम रखेंगे उसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट क्या करता है ये, रिफ्लेक्ट ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपने उसको किस क्लास के अंदर रखा है, किस ग्रुप के अंदर रखा है, वो सब कुछ ना। इसके अलावा नई स्पीसीज जो आप खोज रहे हो, कोई स्पीसीज आपने खोजी, तो उसके लिए नियम बनाना भी नामकरण में ही आएगा, है। इसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो भी, कोई नई स्पीसीज है, ठीक है, तो कोई नई स्पीसीज है, मान लो कोई आपने नई स्पीसीज ही खोज ली, ठीक है, तो उस नई स्पीसीज के लिए कोई भी जो रूल बनाया जाएगा वो भी इसी के अंदर एस्टेब्लिश होगा। नई स्पीसीज के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है यहाँ पर क्या, कोई रूल, नया नियम, कोई नया कानून यहाँ पर बनाया जाता है। समझ गए। कोई भी क्लासिफिकेशन के लिए कोई नई स्पीसीज आई है तो उसका नया रूल जो भी बनेगा वो इसी नामकरण के आधार पर ही बनेगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम है नामकरण के,
बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल है ना, मल्टीनोमियल, ऐसे सिस्टम है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नामकरण का जो सिस्टम है, नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम, वो है हमारा कौन सा, बाइनोमियल क्लेचर ना, द्विनामकरण पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनोमियल क्लेचर, क्लेचर, बाइनोमियल या नोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना, द्विनामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल क्लेचर या नोमेनक्लेचर, नोमेन भी लिख सकते हो आप, बाई नो, बाई नोमेन, नो, बाई नो मैन क्लेचर, ठीक है, नामकरण, द्वि नामकरण पद्धति, इसको हम बोलते हैं द्विनामकरण पद्धति। मतलब किसी भी जीव के दो नाम, एक जीनस का नाम होगा और एक स्पीशीज का नाम होगा, ठीक है। ये जो बाइनोमियल क्लेचर सिस्टम है या नामकरण की जो पद्धति, ये सर्वमान्य है ना, यूनिवर्सल पद्धति है ये, ऐसी पद्धति है यूनिवर्सल, सर्वमान्य है, विश्व मान्य, विश्व, पूरे विश्व में यही पद्धति मानी जाती है, यही चलाई जाती है, यही चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि कोई नया नियम नहीं आ जाता, नया तरीका नहीं आ जाता स्पीशीज का नामकरण करने का, तब तक यही पद्धति चलती रहेगी, समझ गए, ठीक है। अब देखो ये किसने दिया था, लीनियस ने दी थी, आपको पता है ना, किसने दी थी ये, कार्ल, कार्ल लीनियस ने, है ना, लीनियस, तो ये लीनियस ने दिया हमें, तो ये नामकरण पद्धति सबसे ज्यादा यूज में आने वाली पद्धति है। अब देखो ये पद्धति के आधार पर हम नाम तो रख सकते हैं, तो ये बताती है हमें कि जीनस का नाम ये होगा और स्पीशीज का नाम ये होगा, मतलब दोनों को मिलाकर आप नाम दे सकते हो। तो जैसे हम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब होमो क्या है, देखो इस पद्धति के आधार पर एक चीज और स्पेसिफाई कर लेते हैं, बहुत को पता नहीं है तो देखो, जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन किया क्या, मेंजीफेरा इंडिका, ये दो नाम इसके अंदर, मेंजीफेरा भी है, इंडिका भी है। दूसरा जैसे कि हमारा है होमो सेपियंस, ठीक है, तो होमो अलग है, सेपियंस अलग है, ठीक है। इसी तरह प्लांट में चलो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें भी ये दो नाम है ना, तो सभी में क्या है, दो नाम है। तो इस तरह का जो नामकरण होता है वो उसको बोलते हैं बाइनोमियल क्लेचर। अब इसमें देखो आप, ये जो पहला नाम होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, जीनस, जो फर्स्ट नाम है ये क्या है आपका, ये जीनस का नाम है, और ये जो दूसरा नाम है ये किसका नाम है, ये स्पीसीज का नाम, ये जीनस का नाम है और ये स्पीसीज का नाम, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम स्पेसिफाई करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, ठीक है, मतलब वो एक संस्थाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है, जैसे कि कौन कौन सी अपने पास में, जैसे आप नामकरण करोगे तो उसके रियल रूल बनाने वाली एक संस्था होती है, जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, ठीक है, एक लिख देता हूं मैं नाम इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ये तो हो गया किसका नाम जी, ICBN का ना। इसी तरह ICZN होती है, सब कुछ वही है, बॉटेनिकल की जगह जूलॉजिकल, इंटरनेशनल जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये ICZN होता है, ठीक है। इसी तरह और भी होती है, ICNB होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ICBN, ICBN बोल दो या ICNB बोल दो, एक ही बात है, ये भी ICNB भी लिख देते हैं, इसको ICBN भी बोल देते हैं। तो ICBN थोड़ा सा अलग संस्थाएं भी है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम ICNB लिख देते हैं ना, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल, तो वही हो गया है ना, कोड हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ये बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर याद रख लेना, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। चलिए, एक होती है वायरस का नाम रखने के लिए ICVCN, ICVCN, ये वायरस का नाम रखती है। ठीक है, इसमें किसका नाम रखते हैं अपन, वायरस। ठीक है, अब हमारे काम की तो यही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन, ये पूछेगा आपसे, इसका पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, है ना, याद रख लेना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।